1947 में जब हमें आज़ादी मिली उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। 1956 में आज़ादी मिलने के बाद काफ़ी टाइम के बाद यही प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली एक बार इंडिया घूमने आते हैं और बंगाल जाते हैं। वहाँ के गवर्नर ने इसी प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि 1942 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई ऐसे आंदोलन भी नहीं हो रहे थे, तो फिर क्या रीज़न है कि आप लोग इंडिया छोड़ के गए? आप चाहते तो और रुक सकते थे। देन एडली रिप्लाइड कि द रोल प्लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज पैरामाउंट इन इंडिया, जिसकी वजह से हमें इंडिया छोड़ना पड़ा। लेकिन हमें हमारी हिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमें सत्याग्रह और अहिंसा से आज़ादी मिली। क्लेमेंट एटली के पर्सनल ओपिनियन के अलावा ऐसे बहुत सारे एविडेंस हुए हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की आज़ादी में नेताजी का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए नेताजी, जिनके फादर एक रेनाउंड वकील थे। उस समय जहाँ इंडिया में जगह जगह भुखमरी फैली हुई थी, गरीबी थी, उस समय कुछ ऐसी फैमिली थी जो वेल टू डू थी, उसमें से एक फैमिली नेताजी की थी। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मैट्रिकुलेशन में इनकी 2nd रैंक आई थी पूरे स्टेट में। कैलकाटा के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए। इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने शायद नेताजी को आगे क्या करना है उसकी नींव रख दी थी। एक्चुअली उस समय हिस्ट्री के एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे E.F. ओटन, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में रेसिस्ट रिमार्क कर दिए थे, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए और उसी प्रोफेसर के साथ इन्होंने लड़ाई करी, धक्का मुक्की करी, जिसकी वजह से इन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। 1920 में नेताजी के फादर ने इनको ICS की तैयारी करने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको आज UPSC कहते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए UK भेजा, लंदन भेजा और वहाँ पर ये तैयारी करते हैं और 6 महीने की तैयारी में इनकी ओवरऑल 4th रैंक आती है, जो ब्रिटिशर्स के लिए भी एक हैरानी की बात थी। इनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसी समय इंडिया में बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें महात्मा गांधी, सावरकर, भगत सिंह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो नेताजी भी चाहते थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी भी इसी से मैच करती थी, तो नेताजी भी चाहते थे कि इंडिया आकर कुछ देश के लिए करें, बट इनके भाई और इनके फादर नहीं चाहते थे। फैमिली के मना करने के बावजूद नेताजी ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर कैलकाटा लौट कर वापस आते हैं और कैलकाटा में लोकल लेवल पर चित्तरंजन दास जो कांग्रेस के एक मेंबर थे उनके साथ आके काम करते हैं। चित्तरंजन दास के साथ लोकल लेवल पे काम करते करते, स्टूडेंट्स के साथ काम करते करते, लेबर्स के साथ उन्होंने यूनियन बनाई, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यूनियन बनाए, जिसकी वजह से इनका जो एक रीच थी नेशनल लेवल कांग्रेस तक पहुंच चुकी थी। 1927 में चित्तरंजन दास की डेथ के बाद नेताजी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 26 साल की एज में यूथ कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष बनते हैं। नेताजी अपने आइडियाज़ और आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे कांग्रेस में जो ये नहीं चाहते थे, इंक्लूडिंग नेहरू एंड गांधी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस कांग्रेस में थे जो नेताजी को चाहते थे कि ये कांग्रेस में अच्छी पोस्ट पे आए। इस वजह से नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे, फिर भी नेताजी इलेक्शन लड़ते हैं और नेताजी के अगेंस्ट में गांधी जी अपना एक डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पतावी सीतारमैया, जिसको नेताजी हरा देते हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि डिफीट ऑफ सीतारमैया इज़ माय पर्सनल डिफीट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को गांधी जी अपने हिसाब से चलाते थे और वर्किंग कमेटी में कई ऐसे मेंबर्स थे जो नेताजी को पसंद नहीं करते थे। इवेंचुअली नेताजी ने फिर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्योंकि नेताजी पॉलिटिकली एक्टिव थे, आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इस समय तक ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इस वजह से उन्हें करीब 12 बार जेल में डाला जाता है, उनको बुरी तरह से टॉर्चर भी किया जाता है। लेकिन नेताजी के अंदर जो इंडिया की आज़ादी का जुनून था वो कम नहीं हुआ और उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। जापान, रशिया, जर्मनी जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे, जो एनिमी थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटिशर्स से हार चुके थे। नेताजी को ये बात समझ आ गई थी कि अंग्रेजों के दुश्मन कंट्रीज जापान, रशिया और जर्मनी से मिलकर अंग्रेजों को इंडिया से भगाया जा सकता है, उनसे आज़ादी छीनी जा सकती है। और नेताजी ने इसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू किया, किसी तरह से अंग्रेजों को चकमा देते हुए, क्योंकि नेताजी पर बहुत स्पाई करी जा रही थी, उनके ऊपर जासूस छोड़ रखे थे अंग्रेजों ने, तो किसी तरह से उनको चकमा देते हुए नेताजी अफगानिस्तान होते हुए USSR फिर जर्मनी पहुँचे।
जर्मनी में ये हिटलर और मुसोलिनी से मिले, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट का बदला लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। हिटलर से मिलने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सजेशन पे ही जापान जाते हैं और हिटलर ने कहा कि जापान हमारा एक अलाय कंट्री है और जापान का वॉर चल रहा है सिंगापुर से। सिंगापुर में ब्रिटिश आर्मी है, उस आर्मी में करीब 40 to 45,000 इंडियन सोल्जर्स हैं। नेताजी के कहने पर जापान ने सिंगापुर पर अटैक किया और कुछ पेपर्स ड्रॉप किए जिसमें लिखा हुआ था कि तुम इंडियन कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी करोगे। इस बात से जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और जापान के कब्जे में सिंगापुर आ गया। और जो ब्रिटिश आर्मी में 40,000 इंडियन सोल्जर्स थे वो सब के सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिल जाते हैं। इस तरह से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स को कन्विंस किया, उनको मोटिवेट किया कि अगर हम एक साथ लड़े तो हमारी आज़ादी हमसे दूर नहीं है। इस तरह के नारों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोल्जर्स के अंदर जोश भरा। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारों से इन फौजियों में एक जुनून आ गया था। आज़ाद हिंद फौज में एक फीमेल रेजिमेंट भी थी जिसको रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहा जाता था, जिसकी मेन लीडर थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा पहुंचते हैं और वहाँ पर एक बहुत फेमस नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन तभी एक न्यूज़ आती है 18 अगस्त 1945 को वियतनाम से मॉस्को जाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन ताइवान में क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। आज़ाद हिंद फौज के 3 कमांडर शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन ये इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर सिंगापुर से म्यांमार से कोहिमा पहुंचे, जहां पर ब्रिटिश आर्मी इनको अरेस्ट कर लेती है। इंडियंस और इंडियन सोल्जर्स को सबक सिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इन तीनों कमांडर का रेड फोर्ट पर, लाल किले पर ट्रायल शुरू किया और उसकी पूरी कवरेज करवाई मीडिया के थ्रू, जिससे कि सभी को पता चले कि आगे कभी इस तरह का कोई कदम ना उठाए। यही मूव ब्रिटिशर्स का बैकफायर कर गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इंडिया की आज़ादी के लिए करी थी। लाखों लोग सड़क पर उतर गए नेताजी की फ़ोटो को लेके। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में रिवोल्ट शुरू हो गया। जब 25 लाख सोल्जर्स रिवोल्ट में खड़े हो गए, करोड़ों की संख्या में पब्लिक इनके अगेंस्ट में हो गई, तब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि इस रिवोल्ट को, इस माइंडसेट को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए फरवरी 1946 को उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एडली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश विल क्विट इंडिया। सो रेड फोर्ट का ट्रायल एक बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया की आज़ादी के लिए, और इस रेड फोर्ट ट्रायल के पीछे का जो ब्रेन था, जो विज़न था, वो सुभाष चंद्र बोस का था, जो शुरू से ही कहते थे कि आज़ादी मांग कर नहीं छीन कर ली जाती है। और हमारे हिस्ट्री में कभी भी रेड फोर्ट ट्रायल या सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा ही नहीं गया।